So we can start discussing point number 16 here. Point number 16 यहाँ पे है about the two types of traits. About the two types of traits, और वो two types of traits are inherited traits and acquired traits. अब किन ट्रेड्स को हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलेंगे और किन को एक्वायर्ड? तो सिंपल ये है कि ट्रेड्स दैट आर ट्रांसमिटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन आर इनहेरिटेड ट्रेड्स, एंड ट्रेड्स दैट आर एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग लाइफ टाइम, कोई आदमी का, कोई पर्सन का बर्थ होने के बाद जो ट्रेड्स एक्वायर करते हैं, जैसे जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग कर लिया, ड्राइविंग सीखा, राइटिंग सीखा, रीडिंग सीखा. So these are what? Acquired traits, and acquired traits are not transmitted generation after generation. So just look at the material here. Point number 16, inherited traits. Inherited traits are those traits which are controlled by specific genes and are passed on from one generation to the next generation. And are passed on from one generation to the next generation. Any alteration in the genes will be inherited to the next generation. आपको पता ही हो कि जीन अरेंजमेंट में ऑल्टरेशन होने का क्या रीजन है, कैसे हो सकता है? डू यू नो एनी ऑफ द रीजन? इसमें इनएक्यूरेसी ऑफ डीएनए कॉपिंग. Inaccuracy during DNA copying is one of the reason. So any alteration in genes will be inherited to the next generation through the germ cells, or we can say through the gametes, and will cause what? Variations. So यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए what do you mean by the term inherited traits? Traits that are passed on generation after generation. Traits that are passed on generation after generation are called what? Inherited traits. लेकिन ये traits pass क्यों होते हैं generation after generation? Because these traits are developed due to genes. ऐसा traits जो genes से control होता है, these are transmitted generation after generation. लेकिन सेकेंड टाइप है एक्वायर्ड ट्रेड्स. ट्रेड्स विच आर एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन देयर लाइफ टाइम आफ्टर बर्थ. फॉर एग्जांपल, डिक्रीज इन द बॉडी वेट ऑफ द बीटल्स ड्यू टू स्टारवेशन इज एन एक्वायर्ड ट्रेड. बीटल्स एक तरह का इंसेक्ट है. अगर बीटल को ठीक से फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बॉडी का वेट कम हो जाएगा. और वेट कम होने से क्या जीन कॉम्बिनेशन, क्या डीएनए, क्या क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस आता है क्या? No, sir. किसी का बॉडी वेट कम हो जाए तो इससे जीन कॉम्बिनेशन, डीएनए और क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं आता. It does not involve in the change in the germ cells of the organism. Hence, this trait of low weight in beetles will not be inherited to the next generation. तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम आपने जो ट्रेट एक्वायर किया, ये ट्रेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास नहीं होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा. सिमिलरली, इफ वी ब्रीड अ ग्रुप ऑफ माइस, एक साइंटिस्ट ऑगस्ट वाइजमैन, साइंटिस्ट का नाम है ऑगस्ट वाइजमैन, ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट. लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने रैट्स का टेल्स कट किया और ये ऑब्जर्व किया कि नेक्स्ट जनरेशन में रैट्स विदाउट टेल प्रोड्यूस होते हैं कि नहीं. एक जनरेशन का टेल्स कट कर दिया, नेक्स्ट जनरेशन देखा कि एक भी रैट विदाउट टेल बर्थ नहीं हुआ. देन नेक्स्ट जनरेशन का जो रैट्स था उनका भी टेल कट किया. उसका नेक्स्ट जनरेशन में देखा कि वहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ. जितना भी रैट्स का बर्थ हुआ, दे वेर विथ टेल. इस तरह उन्होंने 21 जनरेशन तक रैट्स का टेल कट किया और उनको एक भी ऐसा रैट नहीं मिला जो बाय बर्थ विदाउट टेल हो. इसका मतलब द कैरेक्टर्स दैट आर एक्वायर्ड आर नॉट ट्रांसमिटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन. लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसमिट क्यों नहीं होते? बिकॉज दीज कैरेक्टर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द जीन कॉम्बिनेशन. दीज ट्रेट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस व्हाट? डीएनए. दीज ट्रेट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस structure of chromosome. So yeah, there similarly, if we breed a group of mice, all its progeny will have tails. Now, if the tails of these mice are cut by surgery, in the next generation, tailless mice will not be produced. In fact, by cutting the tails of mice, there will be no change in the genes of their germ cells.
क्या टेल को कट करने से माइस के अंदर जो जीन्स है, जो डीएनए है, क्या उनमें कुछ चेंजेस आएगा क्या खुदार? नहीं सर। नहीं ना। तो अगर जीन कॉम्बिनेशन, डीएनए का स्ट्रक्चर या फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो कैरेक्टर भी चेंज नहीं होगा, कैरेक्टर पास भी नहीं होगा. Hence, tailless character of rat or any acquired character will not be inherited. And this experiment was performed by August Weismann. From the कोई क्वेश्चन? सर अब अगर जैसे किसी इंसान को ऐसा बॉर्न डायबिटिक नहीं है लेकिन बाद में अगर उसको हो जाता है तो फिर वो ट्रांसफर होता है क्या? नहीं, डायबिटीज बाय बर्थ होने का चांसेस तो नहीं होता, लेकिन जीन कॉम्बिनेशन अगर आपको पेरेंट्स से जो मिला हुआ है और पेरेंट्स के अगर या ग्रैंड पेरेंट्स के अगर डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा होता है. सर ये स्टार्वेशन का मतलब क्या होता है? भूखा रहना, बिना खाए पिए रहना, स्टार्व. ओके, सो फ्रॉम above example we can conclude that study of heredity and genetics is essential in understanding evolution. Evolution को समझने के लिए आपको heredity और genetics दोनों ही समझना होगा. Heredity is the mechanism of transmission of character and genetics deals with both heredity and variation. It helps us to understand why some traits are inheritable traits and why some are acquired traits and are not इनहेरिटेबल. तो आप ये तो समझ गए होंगे कि हेरिडिटी यानी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, इसको डेवलप करने में ग्रेगोर जोहानेस मेंडल का बहुत बड़ा रोल था. इसीलिए ग्रेगोर जोहानेस मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ हेरिडिटी बोल सकते हो आप. लेकिन एक और साइंटिस्ट जिन्होंने इवोल्यूशन समझने में हेल्प किया उनका नाम है चार्ल्स डार्विन. Charles Darwin gave the theory of natural selection in the 19th century. He failed to explain the variation in organism. लेकिन वो क्या नहीं बता पाए थे? इवोल्यूशन का समझा दिया लेकिन वेरिएशन के बारे में नहीं समझा पाए. और वेरिएशन का एक्सप्लेनेशन कौन अच्छा दिया है? मेंडल. So he could have done this if he had made the study of Mendel's work. अगर चार्ल्स डार्विन ने मेंडल का काम पढ़ा होता, क्योंकि मेंडल जब तक लोगों को समझा रहा था मेंडल का थ्योरी पॉपुलर हुआ था क्या? No sir. नहीं ना. But Mendel too did not notice Darwin's work as relevant to his. तो मेंडल ने डार्विन को स्टडी नहीं किया, डार्विन ने मेंडल को स्टडी नहीं किया. अदरवाइज ये चैप्टर में और कुछ नया हम लोग को मिल सकता था कि नहीं? लेकिन कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे नहीं मिला तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो 2-3 थ्योरी और पढ़ना पड़ता. नाउ जस्ट लुक एट द पिक्चर. आप में से किसी का ईयर का ये लोअर पोर्शन ऐसे अटैच्ड है क्या? मेजोरिटी का ऐसे लोब जो है राउंड है कि नहीं, ऐसे नीचे से? हाँ सर. तो इस तरह अगर होता है ये वाला पैटर्न तो हम लोग बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब. किसी का है आप में से? एनीवन? नहीं है लगता है. एंड फ्री ईयर लोब लाइक दिस. मेजोरिटी का कैसा है आप लोगों का? फ्री और अटैच्ड? सर फ्री. ये जो कैरेक्टर होता है, ये जो ट्रेट है, दीज ह्यूमन बीइंग्स में ये ट्रेट पास ऑन होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. So attached and free earlobes in human beings, the lowest part of the ear called earlobe is closely attached to the side of the head in some of us, not in others. Free and attached earlobes are two variants found in human population. तो human population में iris का कलर में वेरिएशन मिलता है कि नहीं? हाँ सर. ओके, स्किन का कलर में वेरिएशन मिलता है कि नहीं? हाँ सर. शेप ऑफ द हेयर में वेरिएशन मिलता है कि नहीं? स्ट्रेट, कर्ली, लाइक दैट. हाँ सर. सो
there are characters in human beings which are inherited traits. There are some traits are inherited traits that pass on generation after generation. उनमें से ये एक ले सकते हैं हम लोग, attached and free earlobe वाला, color of the iris of the eye, skin color. Okay, so we discussed about inherited traits and acquired traits. और अब हम लोग बात कर सकते हैं the last topic which is to be explained here, sex determination in human beings. तो पहले मैं सिंपल में आपको बोर्ड में समझा देता हूं. हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. सर वैसे तो ये इलीगल है. क्या सर? सेक्स डिटर्मिनेशन ना, सेक्स डिटर्मिनेशन फीटस का इलीगल है, पढ़ना इलीगल नहीं है. ओके, हाँ सर. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. अगर आपको पूछा जाए एक सिंपल क्वेश्चन, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स, तो इसका सिंपल आंसर है बाय सेक्स क्रोमोसोम्स. बाय व्हाट? सेक्स क्रोमोसोम्स. ह्यूमन बींग्स का बॉडी में दो टाइप का सेल होता है. एक टाइप है सोमैटिक सेल्स, इनको हम लोग बॉडी सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, इन सेल का काम है हेल्प इन, these cells help in growth and development of the body. Growth and क्या? डेवलपमेंट. बॉडी में एक और टाइप का सेल होता है ह्यूमन बींग्स में जिनको बोला जाता है जर्म सेल्स, also called reproductive cells. इन सेल्स का काम है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. ओके, सो ये जो सोमैटिक सेल्स है, ये सोमैटिक सेल्स डिप्लॉयड होता है. डिप्लॉयड का मतलब जानते हो आप लोग? डिप्लॉयड मतलब छोड़ना नहीं, डिप्लॉयड का मतलब होता है पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम. पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम. तो बॉडी सेल्स में कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है? 23. और जर्म सेल में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. तो इसको ट्वाइसेंस से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन इन जर्म सेल से जब गैमेट बनता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स रिड्यूस्ड टू हाफ. Number of chromosomes get reduced to half. Okay, so what are the two types of cells present in the bodies of human beings? सोमैटिक और बॉडी. Somatic cells or body cells, and the other one germ cells or reproductive cells. And these germ cells or reproductive cells male body में टेस्टिस नाम का ऑर्गन में होता है. कौन सा ऑर्गन में? टेस्टिस. ओके, एंड फीमेल बॉडी, आई थिंक TES है शायद. हाँ, वो सिंगुलर प्लूरल का बात है. ओके सर. एंड फीमेल बॉडी में ओवेरी. ओके, जर्म सेल्स कहां पे होता है? ओवेरी में, और मेल में टेस्टिस में. इन सेल्स का काम क्या है? इन सेल्स का काम है गैमेट्स प्रोडक्शन. गैमेट्स किसमें पार्ट लेते हैं? रिप्रोडक्शन. व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन ह्यूमन बींग्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स? बाय सेक्स क्रोमोसोम. और हम लोग डिस्कस करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ह्यूमन बींग्स. तो
तो ह्यूमन बीइंग्स का अगर हम लोग बात करें तो एक सेल में, बॉडी सेल हो चाहे जर्म सेल, कितना क्रोमोसोम होता है? कितना क्रोमोसोम होता है? 23 पेयर्स। उन 23 पेयर में से 22 पेयर्स डिटरमाइन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। बॉडी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हाइट कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, आइरिस का कलर कैसा होगा, ईयर अटैच्ड होगा या फ्री होगा, ईयर लोब। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक का ही तो प्रोटीन अलग अलग होता है ना? प्रोटीन नहीं, मतलब जीन्स अलग अलग होता है, और वो जीन्स प्रोटीन प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ मतलब प्रोटीन, मतलब जैसे टॉलनेस के लिए अलग प्रोटीन, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना सर? टॉलनेस के लिए बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होना होता है। ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए उस रिएक्शंस को कंट्रोल करने वाला एंजाइम ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ता है। तो आपको बॉडी में अगर जीन्स के पास ऐसा इंफॉर्मेशन है कि एफिशिएंट एंजाइम बने, तो आपका बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा, और ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोडक्शन होने से आपका हाइट इंक्रीज होगा। और ये इंफॉर्मेशन जीन में आएगा कहाँ से? आपका पेरेंट्स से। उनमें कहाँ से आएगा? उनका पेरेंट्स से। तो ये चीज जो हाउ डू द ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये एक टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे हम लोग आज, वहां प्रोटीन का वो बात है। ठीक है। सो अगर मैं पूछूं कि ह्यूमन बीइंग्स का हर एक जर्म सेल में कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो आंसर है 23 पेयर। और उन 23 पेयर में 22 पेयर्स को बोला जाता है ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स। एंड एक जो एक्स्ट्रा पेयर है वो XY भी हो सकता है, या वो एक्स्ट्रा पेयर XX भी हो सकता है। अगर XY हुआ, XY किन में होता है? ये मेल में या फीमेल में? मेल। XY मेल में होता है। और 22 पेयर प्लस XX कॉम्बिनेशन किस में होता है? फीमेल। किस में होता है? फीमेल। ओके, सो ये आइडिया हो गया सेल के बारे में। मैकेनिज्म मैं अभी समझाऊंगा। कौन सा 2 टाइप ऑफ सेल मिलता है बॉडी में? सोमैटिक एंड सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। बोथ आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। Both are diploid. And this germ cells produce gametes. Gametes are haploid or diploid? Gametes are haploid or diploid if I ask? Gametes बनता है germ cell से। Gametes में मैंने N से डिनोट किया है। N सिंबल यूज किया जाता है बायोलॉजी में हैप्लॉइड सेल्स के लिए, और ट्वाइस N यूज किया जाता है डिप्लॉइड सेल्स के लिए। सर ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड वाला फिर से समझाइए। हैप्लॉइड टर्म यूज किया जाता है, हैप्लॉइड, फॉर अनपेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड डिप्लॉइड यूज किया जाता है फॉर पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके सर। ठीक है, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। बॉडी में जो सेल्स है वो ट्वाइस N ही होता है। हाँ सर। इसमें अगर माइटोसिस नाम का सेल डिवीजन होता है तो उससे एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, और डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड ही बना कि नहीं? हाँ सर। लेकिन एक और टाइप का सेल डिवीजन होता है जो जर्म सेल में, हाँ जर्म सेल में होता है सिर्फ। कौन सा सेल में? जर्म सेल में। ये माइटोसिस होता है बॉडी सेल्स में, यानी सोमैटिक सेल्स में। जर्म सेल में होता है मियोसिस, और मियोसिस से 1 सेल डिवाइड्स टू फॉर्म हाउ मेनी डॉटर सेल्स? 4 डॉटर सेल्स, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। मतलब डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनता है।
और इन्हीं को हम लोग गैमेट्स बोलते हैं. These are gametes. So gametes are produced by what type of cell division? meiosis. Gametes are produced by meiosis. तो अभी तक मैंने मैकेनिज्म नहीं समझाया, बेसिक सब क्लियर है. हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, सोमैटिक सेल्स, जर्म सेल्स, ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स. हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. तो अब हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म. Okay. Now we are going to discuss in detail about sex determination in human beings. तो ह्यूमन बींग्स में मेल का जर्म सेल में 22 पेयर प्लस XY होगा या XX? XY for male. And female में 22 pairs of chromosome फीमेल का बॉडी सेल्स में या जर्म सेल्स में भी, अभी जर्म सेल का बात करें हम लोग, प्लस XX होगा या XY? XX. नाउ ये है मेल बॉडी का जर्म सेल्स, ये है फीमेल बॉडी का जर्म सेल. इनमें होता है मियोसिस. मियोसिस होने से नंबर ऑफ क्रोमोसोम का क्या होता है? रिमेन्स द सेम और इट गेट्स रिड्यूस्ड टू हाफ? Gets reduced to half. तो अगर मेल का जर्म सेल का मियोसिस होगा तो जो गैमेट बनेगा उनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा. 22 पेयर से बचेगा 22 प्लस X और Y में से आइदर X और इधर 22 प्लस Y होगा कि नहीं? सर ये 4 में डिवाइड नहीं होता है? 4 में होता है, लेकिन 2 22 प्लस X बनेगा और 2 22 प्लस Y बनेगा. तो कन्वीनियंस के लिए हम लोग 4 बार नहीं लिखते, हम लोग 2 ही बार लिखते हैं. ओके सर. तो यहां मिला हम लोग को 22 प्लस X, 22 प्लस Y. और फीमेल का केस में जर्म सेल जब डिवाइड होगा तो जो गैमेट्स मिलेगा उसमें क्रोमोसोम्स कैसा होगा? 22 प्लस X और इधर 22 प्लस X. ये है गैमेट्स. सो मेल बॉडी में जो गैमेट्स बनता है वो दोनों, वो जितना भी गैमेट्स बनता है वो सब एक जैसा होता है या अलग अलग टाइप का होता है? अलग अलग. 2 डिफरेंट टाइप का होता है. इसलिए ह्यूमन मेल को बोला जाता है हेटेरोगैमेटिक. क्या बोलेगा? हेटेरोगैमेटिक. सिमिलरली ह्यूमन फीमेल को बोला जाता है होमोगैमेटिक, एक जैसा गैमेट्स. These 2 are the types of gametes. अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन यहाँ पे 22 पेयर्स के साथ कौन सा होगा? XX. If first one fuses with the second one तो क्या कॉम्बिनेशन होगा?
XX. 22 pair plus XX. If second one combines with first one, तो क्या combination होगा? XY. 22 pair plus XY. If second one combines with second one, क्या combination होगा? XY. 22 pair plus क्या? XY. तो ये फर्स्ट जो जाइगोट बना, गैमेट्स कंबाइन होके जाइगोट बनता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट को क्या बोला जाता है, पता है आपको? Fertilization. Fusion of gametes or their nuclei is called fertilization. Is called fertilization. तो आप यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट जनरेशन है और यहाँ पे क्या सेक्स होगा इस इंडिविजुअल का, अगर इससे इंडिविजुअल बनता है इस जाइगोट से? मेल या फीमेल? फीमेल। ये सेकंड फीमेल। सेकंड मेल और फीमेल? फीमेल। थर्ड मेल और फीमेल? Male. मेल। फोर्थ यहाँ पे Male. मेल। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो 50% चांस फीमेल प्रोजेनी का और 50% चांस मेल प्रोजेनी का है कि नहीं? यस और नो? यस सर। Yes, sir. आप बता सकते हो बायोलॉजिकली किनका क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि प्रोजेनी मेल होगा या फीमेल? मेल। मेल। क्योंकि मेल में दो अलग अलग टाइप का क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल में तो दोनों क्रोमोसोम एक ही टाइप का होता है, एंड दैट टू एक्स, दोनों ही एक्स होता है। एक्स के साथ वाई होने से ही तो फीमेल होता है, लेकिन दोनों ही एक्स होना तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या मेल का होगा या फीमेल का? Female का। दोनों नहीं है, मैं बोल रहा हूँ क्रोमोसोम एक्स के साथ वाई होने से मेल होता है, लेकिन फीमेल के पास तो दोनों ही क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है दोनों ही एक्स है कि नहीं? फीमेल ऑफस्प्रिंग डेवलप करने वाला, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? मेल तो में वापस बोलिए ना ये जो आप लास्ट में बोला। मेल में एक्स के साथ वाई है, फीमेल में दोनों ही एक्स है। ये एक्स और वाई वेरिएंट होने की वजह से ही तो क्या बनता है? मेल। हाँ, मेल बनता है ना। तो ये वेरिएशन का पॉसिबिलिटी किसके पास है? मेल। मेल के पास। लेकिन फीमेल के पास तो दोनों क्रोमोसोम एक जैसा ही है, है कि नहीं? हाँ सर। तो जेनेटिकली कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल प्रोजेनी? मेल। मेल ना। लेकिन इंडियन सोसाइटी में किसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? जो प्रिजुडिसेस चल रहा है उसमें फीमेल को, है कि नहीं पोदार? हाँ सर। तो ये है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स का जो मैकेनिज्म है। बुक में बहुत अच्छा से नहीं है ये मैकेनिज्म समझाया हुआ, या ऐसे क्रॉस करके नहीं दिया हुआ, स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप लोग तो ठीक सर है। इसको भी वो पनेट टेबल में डाल सकते हैं? हाँ, वो भी इसमें कर सकता है, करके दिखाएं क्या? हाँ सर, दिखाइए एक बार। सर एक क्वेश्चन भी पूछना था। बिल्कुल, पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे मेल गैमेट्स का हम लोग दे देते 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, फीमेल गैमेट्स 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स। तो ये बॉक्स में क्या हो जाएगा? 22 पेयर प्लस क्या होगा फर्स्ट बॉक्स? XX। एक्स एक्स। सेकेंड बॉक्स में क्या होना चाहिए? 22 पेयर्स प्लस XY। एक्स वाई। नेक्स्ट बॉक्स में XX। 22 पेयर्स प्लस एक्स एक्स, और इधर 22 पेयर्स प्लस
XY XY तो 50% प्रोजेनी क्या होने का चांसेस है? 50% मेल 50% फीमेल. So have you understood this sex determination in human beings part, this part? Yes sir. Yes sir. सर यहाँ पे 22 तो कॉमन ही है ना, तो खाली XY लिखने से नहीं होगा? दोनों लिखने से ठीक रहता है, XY से भी काम चल जाएगा, प्रॉपर तरीका लेकिन 22 के साथ लिखा जाए. ओके सर. ओके, तो इसको मैं एक बार रीडिंग करके समझा देता हूं आपको. In human beings, sex is determined by chromosomes called what? Sex chromosome. In human beings, 23 pairs of chromosomes are present in each cell. Out of that 23 pairs, 22 pairs of chromosomes carry genes which control somatic traits, matlab physical traits, and these are called autosomes. Two members of each pair of homologous autosomes are similar in shape and size. दो क्रोमोसोम ऐसा होता है जो क्या सिमिलर इन शेप एंड साइज, किसका? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम. लेकिन 23rd पेयर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम. और ह्यूमन फीमेल में ये दो क्रोमोसोम कैसा होगा? एक्स क्रोमोसोम. Okay, as sex chromosome, and both the members of sex chromosome are similar. However, males have XY sex chromosome, where X chromosome is morphologically distinct from Y chromosome. मतलब दिखने में एकदम अलग होगा. शेप की वजह से इनको X और Y टर्म दिया गया. माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है तो वो 23rd पेयर फीमेल में XX आपका फॉर्मेट में दिखाई देता है, पैटर्न में दिखाई देता है, और मेल का केस में XY. The human female produce only one type of gamete, जो मैंने बताया. सभी गैमेट्स में 22 plus X जेनोटाइप होगा. Human males produce two types of gametes, जिसमें 50% गैमेट में 22 plus X होगा और 50% गैमेट में 22 plus Y होगा. तो ह्यूमन मेल होमोगेमेटिक है या हेटेरोगेमेटिक? हेटेरोगेमेटिक. हेटेरोगेमेटिक. और गैमेट्स बनने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन. सर वो जो 22 पेयर्स है उसको ऑटोसोम्स बोलते हैं. हाँ, ऑटोसोम्स. During fertilization, there are equal chances that an ovum is fertilized by a sperm having X or Y chromosome. So, when a sperm carrying X chromosome fertilizes with an egg, zygote develops into a female XX condition. When a sperm carrying Y chromosome fertilizes with an egg, the zygote develops into a male XY condition. So sex of a baby is determined at the time of fertilization by sex chromosome. ये one sentence answer है. How is sex determined in human beings? Human beings में sex determination किससे होता है? क्रोमोसोम से. लेकिन कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जहां सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन नहीं होता कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे यहां देख सकते हो आप. Sex determination is sometimes regulated by environmental factors. In reptiles, the temperature at which fertilized egg is incubated before hatching is important for determination of sex. मतलब sex is determined by environmental temperature. Okay, reptiles में. In a turtle, okay, Chrysema picta. Okay, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? High incubation temperature results in the development of female progeny. On the other hand, in case of lizard, agama, high incubation temperature results in male progeny. तो टर्टल में incubation temperature अगर ज्यादा होगा तो मेल प्रोजेनी होगा या फीमेल प्रोजेनी? टर्टल में फीमेल, और लिजर्ड में मेल प्रोजेनी. सो चैप्टर का जो सभी पॉइंट्स है वो हम लोग इन जनरल डिस्कस कर चुका है, लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड यहाँ पे एक दो पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. और उसमें मेंडल्स लॉज ऑन हेरिडिटी है. इसमें नंबर 1 में जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको पता ही होगा कि मैं जब टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस का बात करता हूं तो फर्स्ट जनरेशन में ऑलवेज क्या मिलता है हम लोगों को? टॉल.
कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल मिलता है, ड्वार्फ, टॉल। टॉल। तो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर में जो भी कैरेक्टर, जो भी ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में यानी F1 जनरेशन में दिखाई देगा उसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा दैट वन विल बी व्हाट, रिसेसिव ट्रेट। तो इसी को बना दिया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। So according to this law, when cross is made between two homozygous organisms with contrasting pair of character, cross is made between two homozygous organisms with contrasting pair of character, only one of the two characters of the pair will appear in the first filial generation, F1 generation. The character which appears is called dominant character, and the character that does not appear is called recessive character. Last class I discussed with that cross. And this is Mendel's first law on heredity, and that is also called law of dominance. Have you understood law of dominance? Yes sir. सबको समझ में आ गया? आप बता सकते हो राउंड और रिंकल्ड में अगर क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा? राउंड। राउंड। येलो फ्लावर सॉरी येलो सीड एंड ग्रीन सीड में से कौन सा एक्सप्रेस होगा? येलो। येलो। ओके। सर एक चीज पूछना था सर, जैसे अभी जैसे आपका सर जो कैपिटल टी डॉट था, स्मॉल टी डॉट था सर, वो तो दो अलग अलग प्लांट्स हो गया है ना? हाँ सर उसका जो F1 जनरेशन में आएगा सर वो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी था सर, जब वो P2 पेरेंट्स बनते तब सर हम लोग दो अलग अलग फ्लावर के बारे में बात करते हैं क्या? नहीं, एक ही प्लांट का एक फ्लावर या एक ही प्लांट का दो फ्लावर, ये प्लांट एक ही होना चाहिए। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक ही प्लांट इन्वॉल्व होगा। ठीक है सर। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हम आप लोगों को समझाया था कि F1 जनरेशन में हम लोग को मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन F1 जनरेशन जब P2 पेरेंट बनता है तो हम लोग ऐसे लिखता था कि नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसके बाद इनका जो जीन्स है दैट जीन्स गेट सेग्रीगेटेड एंड एंटर इनटू डिफरेंट गैमेट्स, ये बात बताया था मैंने। हाँ सर। हाँ, तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में क्या प्रोड्यूस हुआ? हाइब्रिड। हाइब्रिड था कि नहीं? प्योर या इम्प्योर? क्या था? इम्प्योर। इम्प्योर। सो in the hybrid produced in F2 generation of hybridization experiment, the factors for the pair of contrasting characters coming from the paternal and maternal side may remain together in the body cells for whole life. इसमें कहने का मतलब यह है कि F1 जनरेशन में जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो आया कहाँ से? दोनों पेरेंट से आया था कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ये F1 जनरेशन का होल लाइफ उनका बॉडी में ऐसा ही रहेगा, लेकिन जब F1 जनरेशन P2 पेरेंट बनेगा तो फिर क्या होगा? These two genes will get segregated, separated, and will enter into different gametes. But at the time of gamete formation, they are separated or segregate and enter into separate gametes. Therefore, the progeny of F1 generation are seen with factors for both the characters. इसीलिए F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी है, ठीक है, मतलब F1 जनरेशन का जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो उसमें तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी सब कुछ मिला कि नहीं? हाँ सर। इतना वैरायटी मिलने के पीछे रीजन क्या था? सेग्रीगेशन। क्या रीजन था? सेग्रीगेशन। सर ये सेग्रीगेशन मियोसिस के कारण? हाँ, मियोसिस की वजह से होता है। गैमेट्स बनने के लिए सेग्रीगेट तो होना ही पड़ेगा। हाँ सर। देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा याद है तो मैंने आपको बताया था कि F1 जनरेशन में आता है कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, था क्या ये? हाँ सर। उसमें ऐसा था कि नहीं? कैपिटल R कैपिटल Y से स्टार्ट किया तो ये गैमेट्स बना, फिर स्मॉल r स्मॉल y से ये मिला। तो फिर अब इसको जब लिखते हम लोग तो ऐसे नहीं लिखे थे हम लोग को कैसे लिखना चाहिए? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये हम लोग को मिला था F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का ये जेनोटाइप होने से फेनोटाइप क्या होगा?
राउंड येलो। राउंड येलो। अब जब ये P2 पेरेंट बनेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 बार लिखा था, याद है? हाँ हाँ सर। 2 बार लिखने का मतलब 2 प्लांट होता है या एक ही प्लांट? एक प्लांट होता है। एक। यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन किया जाता है। तो मैंने आपको अभी सेग्रीगेशन के बारे में बताया कि ये अलग हो जाएगा कि नहीं सब? हाँ सर। सेग्रीगेट होने के बाद जीन्स फॉर वन ट्रेट इंडिपेंडेंटली कंबाइंड विद द जीन्स ऑफ अदर ट्रेट। मतलब राउंड सीड वाला जीन येलो सीड वाला जीन के साथ इंडिपेंडेंटली कंबाइंड होगा, और ये इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन की वजह से हम लोगों को ये ऑप्शन मिला था कि नहीं, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हाँ सर। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता तो क्या ये 4 ऑप्शन हम लोग को मिल पाता? नहीं सर। नहीं ना। तो यही बात यहाँ पे है। According to the law of independent assortment, although the factors for 2 pairs of contrasting character remain united in F1 generation, they are separated from each other during gamete formation. यहां तक तो law of segregation का ही बात है, देखो आप। And each factor independently forms gamete with any factor of other character. Independently form gamete with any factor of other character. Have you understood this part? Yes sir. कि यहाँ 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था कि नहीं, तो एक कैरेक्टर का जो जीन्स है दूसरा कैरेक्टर का जीन्स के साथ इंडिपेंडेंटली कंबाइन होके गैमेट्स बनाता है। नाउ यहाँ एक बात है, एक पॉइंट है, हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस? कोई भी ट्रेड एक्सप्रेस कैसे होता है? किसी पी प्लांट का हाइट ज्यादा क्यों होता है और किसी और पी प्लांट का हाइट कम क्यों होता है? ह्यूमन बींग्स में कुछ लोग ज्यादा हाइट का होता है, कुछ लोगों का हाइट कम क्यों होता है? ये ट्रेट एक्सप्रेशन कैसे होता है? सब लोग बोलता है कि आपका जेनेटिक्स ही ऐसा है, आपके पास ऐसा ही जीन्स है तो इसीलिए आपका हाइट कम हुआ। तो जीन्स कैसे हाइट को कंट्रोल करता है? जीन्स कैसे हाइट को कंट्रोल कर सकता है वो मैं बताता हूं आपको। आपको अपना पेरेंट से समझो मिला दोनों ही स्मॉल टी। अब आपके पास जीन कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल टी नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी नहीं है, स्मॉल टी है। तो ये जीन के पास होता क्या? जीन्स कैरी इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। आपका जब जाइगोट बना था उस जाइगोट में पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड था, ब्लूप्रिंट बना हुआ था कि आपका बॉडी ऐसा बनेगा, इतना हाइट होगा, स्किन कलर ये होगा, आइरिस का कलर ये होगा, ऑलरेडी पूरा इंफॉर्मेशन आ गया था। अब ये जो स्मॉल टी है ये क्या करेगा? ये कैसे आपका हाइट को कम करेगा? ये स्मॉल टी कैरिंग इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। दैट प्रोटीन बिहेव एज एंजाइम। ये प्रोटीन किसके जैसे बिहेव करेगा? एंजाइम्स। दैट एंजाइम्स विल कंट्रोल व्हाट? बायोकेमिकल रिएक्शन। will control biochemical reaction, and that biochemical reaction will be responsible for expression of character. वही बायोकेमिकल रिएक्शन कैरेक्टर एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे आपके पास अगर स्मॉल टी है तो आपका बॉडी में ऐसा एंजाइम बनेगा जो आपका बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होने देगा, लेस एफिशिएंट एंजाइम। तो लोअर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? ग्रोथ हार्मोन्स। लोअर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि इंफॉर्मेशन था, ऑलरेडी आपका बॉडी में इंफॉर्मेशन था जीन्स का फॉर्म में कि आपका बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम होना है, क्योंकि ऐसा ही एंजाइम बनेगा, और ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने से हाइट कम होगा। सिमिलरली पी प्लांट्स में हाइट ज्यादा होने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन। हार्मोन का नाम ऑक्सिन। तो ये किसी पी प्लांट में अगर स्मॉल टी है तो हाइट ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। तो ये हाइट कम कैसे होगा? इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन बिहेव एज एंजाइम, एंजाइम्स कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शन। तो अगर पी प्लांट में स्मॉल टी कॉम्बिनेशन है तो ऑक्सिन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा या कम? कम क्यों हुआ? क्योंकि उसको वैसा ही प्रोटीन बना, क्योंकि वैसा ही लेस एफिशिएंट एंजाइम था। लेस एफिशिएंट एंजाइम क्यों बना?
क्योंकि जीन्स के पास इंफॉर्मेशन था वैसा ही प्रोटीन बनाने के लिए जो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। लेस एफिशिएंट एंजाइम होने से हार्मोन प्रोडक्शन का जो रिएक्शन है वो इन्फ्लुएंस होगा, हार्मोन प्रोडक्शन कम होगा, हार्मोन प्रोडक्शन कम होने से हाइट कम हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। तो ये पूरा खेल प्रोटीन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, एंजाइम्स के ऊपर टिका हुआ है, और ये प्रोटीन कैसा बनेगा, एंजाइम कैसा बनेगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर्ड है। नाउ हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस, जो मैंने अभी आपको समझाया वो मैं यहां से रीड करके भी समझा देता हूं। इस चैप्टर में बात क्या है, आपको जो वर्डिंग है ना, ये बार बार सेंटेंसेस को रीड करके आपको समझना पड़ेगा, तभी आप आंसर लिखने में उन वर्ड्स को यूज कर पाओगे। बहुत कंफ्यूजन होता है हाँ, चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन रीडिंग करके वापस इसका हर एक सेंटेंस समझना होगा। Inheritance of traits are controlled by genes. Genes are located on the chromosomes. Each gene is a part of DNA. ये सब बात तो पुराना हो गया, बता ही रहा हूं मैं ऑलमोस्ट सभी क्लास में थोड़ा बहुत। A section of DNA carries information for a particular type of protein to be synthesized. The protein may be an enzyme which controls the appearance of a particular character. बात पूरा समझ में आ गया होगा? हाँ सर। ठीक है, कि इनहेरिटेंस कंट्रोल होता है जीन से, जीन्स है क्रोमोसोम में। ओके, जीन एक्चुअली डीएनए का एक पार्ट है, और यही डीएनए का एक सेक्शन क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन may behave as an enzyme, efficient या more efficient, less efficient, that controls the appearance of a particular character. Let us take the example of inheritance of tallness in plants. The height of plant depends on the amount of growth hormone. Gene for tallness carries information for synthesis of efficient enzyme. अगर tallness का जीन है तो आप पी प्लांट का बॉडी में एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस होगा या लेस एफिशिएंट एंजाइम? efficient enzyme, efficient, which in turn produce more amount of hormone, which leads to greater height of the plant. On the other hand, if the plant has both the alleles for dwarfness, अगर दोनों ही small t हुआ तब more efficient enzyme होगा या less efficient enzyme? less efficient enzyme, less efficient enzyme will be produced, which will in turn will synthesize less amount of hormone or more amount of hormone? less amount of hormone, less amount of tallness हो गया dwarfness. dwarfness. In this way, genes control what? Characteristics or traits of an organism. Have you understood? हाँ सर। अब आपको मैंने एक बात समझाया था, अगर आपको याद है, अभी भी समझाया था थोड़ा देर पहले, कि F1 जनरेशन कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y होता है। F1 जनरेशन को जब हम लोग P2 पेरेंट बनाते हैं तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y लिखते हैं। यहाँ दो बार लिखने का मतलब एक प्लांट है या दो प्लांट है? एक प्लांट। एक प्लांट है। फिर मैंने आपको बोला कि सेग्रीगेशन होता है। फिर मैंने आपको बोला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, ठीक है, जिसके वजह से आपको ये सब कॉम्बिनेशन मिलता है, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। आप मुझे बताओ कि अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो जीन्स है, वो जीन्स अगर ऐसे होता, ठीक है, या फिर ये मान लो कि R और Y लिंक्ड होता, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल y अगर लिंक्ड होता है ऐसे, तो क्या कैपिटल R कैपिटल Y से कभी अलग हो पाता, क्या सेग्रीगेट हो पाता क्या? नो सर। मेंडल ने जो टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का बात किया, वहां मेंडल का गुड लक क्या था कि the genes for the two pairs of contrasting character were present on different sets of chromosomes.
अगर कॉम्बिनेशन ऐसा होगा तो सेग्रीगेशन हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कि एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी है, तो सेग्रीगेशन के वक्त क्रोमोसोम जब अलग होता तो आर ऑलवेज किसके साथ लिंक्ड होता? वाई के साथ। कैपिटल वाई। तो आर अगर ऑलवेज वाई के साथ लिंक होगा तो सेग्रीगेशन होके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। तो मेंडल को बोला जाता है बहुत लकी। मेंडल ने जो 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्ट किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, उनका जीन्स अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे था, उनका जीन्स अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे था। इसीलिए मेंडल को वो रिजल्ट मिला जिसमें 9:3:3:1 फेनोटाइपिक रेशियो मिलता है फॉर F2 जनरेशन। कौन सा क्रॉस में? ये मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड में? डाइहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड। ओके, तो आज का क्लास का हम लोग का जो टारगेट है वो यहां तक ही है।